हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th हिंदी। जैसा कि आप लोग विद्या देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को विद्या में सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ वही पढ़नी है और वही पढ़कर आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि इस बार 30% सिलेबस कट गया है। चलिए देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। नंबर सेकंड है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इसके बाद दिया गया है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, गद्य में संकलित लेखकों का परिचय, कवि परिचय, कथा साहित्य में संकलित कहानियों पर आधारित प्रश्न, निर्धारित खंड काव्यों पर आलोचनात्मक प्रश्न। तो पहला देखते हैं। पहला है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, जैसा ये आप लोग देख रहे हैं खंड का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ये आप लोगों से पूछा जाएगा एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस, यानी कि 5 नंबर का। तो देखिए आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पिछले साल जो आया हुआ है उसको पढ़ना है। जैसे ये 2015 में आया है और सेट कौन सा है, CX है। ये 18 में आया है, इसका सेट है AP। 7 सेट बनते हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं। तो आप लोगों को इसमें से वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे ये देखिए 2022 में आया है DP सेट में, ये 2022 में आया है DT सेट में। तो सिर्फ यही पढ़ना है। इसके अलावा ये देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दिया गया है पृष्ठ संख्या 16 में प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। देखिए इसको पढ़ना कैसे है। इसको पढ़ना है जैसे रचना का नाम है अंडे के छिलके, इसकी विधा है एकांकी, लेखक का नाम है मोहन राकेश। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला है आप लोगों से पूछेगा कि अंडे के छिलके किसकी रचना है और 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आप लोगों को टिक करना है मोहन राकेश पर। एक पूछ सकता है कि अंडे के छिलके किस विधा की रचना है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन में दे देगा एकांकी, रेखाचित्र, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो आप लोग किस पर टिक करेंगे, एकांकी पर। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना ये दिया गया है आप लोगों को। इसके अलावा एक पेज ये पूरा दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 17 और उस तरफ पेज नंबर 16। तो अगर आप लोग इतना पढ़ेंगे तो ये 5 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सेकंड है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें ये भी 5 नंबर का आएगा, एक एक क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को सेम काम करना है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जैसे विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। ये 2015 में पूछा गया, फिर 19 में पूछा गया। तो जो जो आया है उसको सो पढ़ लेना है। और इसमें भी देखिए इसमें भी है पृष्ठ संख्या 28। पृष्ठ संख्या 28 में दिया गया है प्रमुख रचनाएं एवं उनके कवि। देखिए इसमें कैसे पूछा जाएगा। जैसे अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। अखरावट किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की। तो ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेज ये है और एक पेज इस तरफ है, पेज नंबर 29। तो ये 2 पेज आप लोगों को अच्छे से याद करना है। इससे आप लोगों का 5 नंबर बड़े ही आराम से फंस जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे आप लोगों को कितना नंबर का पूछा जाएगा। इससे आप लोगों को 10 नंबर का पूछा जाएगा। दो दो क्वेश्चन, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के टोटल। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें। जैसे चलिए देखिए, जैसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, एक छोटी सी पंक्ति दे दीजिए, मतलब पैराग्राफ दे दिया जाएगा। आप लोग
जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या दे दिया गया है, एक पैराग्राफ दे दिया गया। इसके बाद 5 क्वेश्चंस पूछेगा आप लोगों के, जैसे पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ये जो पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर संदर्भ से है, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसके बाद इसमें बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका उत्तर इसमें दिया गया रहेगा। एक है जो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने से करना है, जिसे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी व्याख्या आप लोग अपने शब्दों में करना है। अब देखिए, इस जो ये 3rd नंबर है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, इसको करेंगे कैसे। जैसे आप लोगों के गद्य में इस बार 4 चैप्टर्स हैं, बाकी कट गया है, तो 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप, चैप्टर नंबर 2 है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आप लोग छोड़ दीजिए, चैप्टर नंबर 4 पढ़िए, हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 3 चैप्टर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई पैसे जरूर फंस जाएगा इसमें से, तो इसीलिए ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, और कहानी तो कम से कम याद होनी ही चाहिए। इसके बाद हिंदी गद्य के पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर मतलब इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा, ये बस जानकारी के लिए दे दिया गया है। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये भी आप लोगों का 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 अंक के। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे वहाँ पर एक पैसेज दिया रहता था, यहाँ पर एक पैराग्राफ पोएम के दिए रहेगी, 1 या 2 पोएम दे दी जाएगी। इसमें भी आप लोगों का, जैसे ये सेकंड वाला देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोएम दे दी गई है, और इसके बाद 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ये लास्ट में पूछा है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो यही क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, ये क्या हो जाएगी, व्याख्या। बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका उत्तर इसी पैराग्राफ में दिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे अब समय कम बचा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि केवल विद्या से ही, मतलब पैराग्राफ पढ़िए और उसका अर्थ हिंदी में पढ़ लीजिए, और इसके बाद लास्ट में जब पेपर में देंगे तो आप लोग अपने से बनाकर या जो पढ़े रहेंगे कुछ याद रहेगा तो मिलाकर उसे लिख सकते हैं अच्छे से। तो आप लोग इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पढ़ना है, पवन दूत का। नंबर 2 चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप। नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद का, नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु। 3 चैप्टर हो गए। इसके बाद नंबर 4 है सुमित्रा नंदन पंत का है नौका विहार, और 5वां नंबर है महादेवी वर्मा का गीत। अगर आप ये 5 पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, ये फंस जाएगा एकदम। एक पढ़ सकते हैं आप लोग रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर का है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बस इतना काफी है। इसके बाद जैसे यहाँ पर ये दिया गया है हिंदी काव्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, इसको आप लोगों को नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है। नंबर 5 का गद्य में संकलित लेखकों का साहित्यिक परिचय आप लोगों को लिखना है, जीवन परिचय नहीं लिखना है। तो जो साहित्यिक परिचय लिखना है ये आप लोगों को प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी, उससे आप लोग देख सकते हैं साहित्यिक परिचय लेखकों का और
कवियों का 10 नंबर की है। ये जो 5 का खा है इसमें कवियों का दिया गया है। कवि परिचय मतलब कवि का इसमें जीवन परिचय दिया गया है, साहित्यिक परिचय। तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप लोग याद कर सकते हैं। नंबर 6 पर है कथा साहित्य में संकलित कहानियों पर आधारित प्रश्न। इसमें आप लोग 2 कहानी पढ़ेंगे। नंबर 1 है ध्रुव यात्रा। नंबर 2 है पंचलाइट। ये सिर्फ 2 कहानी पढ़ लेंगे, तीसरी जो बहादुर है वो नहीं पढ़ना है। इसके बाद नंबर 7 है खंड काव्य। खंड काव्य जो है वो जिले के हिसाब से होता है, तो आप लोग जिले के हिसाब से देख सकते हैं। इलाहाबाद जिले के लिए है आलोक नृत्य, इसको आप लोगों को पढ़ना है। इसमें गांधी जी के बारे में है। अब हम लोग आ गए हैं खंडखा पर। महत्वपूर्ण संस्कृत गद्य एवं पद्य खंडों का हिंदी अनुवाद। देखिए इसको करना कैसे है, इसमें आप लोग सबसे आसानी से कर सकते हैं, समय कम है। तो अब जैसे ये चैप्टर 1 है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसमें केवल 2 पैराग्राफ दिए गए हैं बस। तो अब कम से कम जैसे 2 पैराग्राफ दिया गया है, सेकंड में भी 2-3 पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग अभी से ही पढ़ सकते हैं। जैसे इसको पूरा पढ़िए, कुछ शब्द पॉइंट आउट कर लीजिए, उससे हिंदी सेम मिलती रहती है। तो अब जैसे इसको पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। और संस्कृत एक बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि संदर्भ लिख सकें। ये 7-7 नंबर का आता है, 7 नंबर का गद्य में आ जाएगा, 7 नंबर का कविता आ जाएगी, पोयम 2 नंबर की मतलब 2 लाइन की पोयम आ जाएगी, उससे भी यही रहेगा। तो ये देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये जो 8 का और खा है, 2 खंड दिया गया है, का और खा जो दिया गया है ये 14 नंबर का है, ठीक है। और आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, एक तो ये देखिए जैसे ये 2 लाइन की पोयम है, ये 2017 में पूछी गई है, 19 में पूछी गई है। ऐसे ही 2 लाइन की पोयम दे देगा। इसके बाद आप लोगों को इसमें आप लोगों का हिंदी अनुवाद करना रहेगा और इसकी संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ कैसे लिखना रहेगा, इस तरीके से जैसे ये दिया गया है। यहाँ पर संदर्भ क्या है, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। बस इतना ही, यही 2 नंबर का हो जाएगा। और ये 2 नंबर की मतलब 5 नंबर की आप लोगों की व्याख्या रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दे दीजिए, सिर्फ 2 पेज पढ़ना है आप लोगों को। देखिए पेज नंबर है 77, 78, 79 और 80। ये जो 4 पेज हैं, ये 4 पेज अगर आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे तो ये 14 नंबर आप लोगों को दे देगा। तो जब ये 2 पेज इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो आप लोग इसे बार बार पढ़िए, क्योंकि ये 2 पेज 14 नंबर का बहुत ज़्यादा होता है। इसको बार बार करिए। इसके बाद आ जाते हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। देखिए लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे 2 नंबर का आएगा, तो इसको आप लोग पढ़ के याद करेंगे। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आ गया है वही बार बार पढ़िए, वही फंसेगा। बार बार सब रिपीटेड है। इसके बाद आ जाते हैं संधि एवं विभक्ति। अब देखिए संधि की अगर बात की जाए, संधि में कौन कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि एवं अयादि संधि। इसको आप लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, ग्रामर में दिया गया है। बाकी अब जैसे विद्या से करना है तो इसमें प्रीवियस ईयर में देख लीजिए पूछा कैसे जाएगा। जैसे यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये जो 10 का एवं खा है और 11 का जो है, ये दोनों ऑप्शनल में रहेंगे, मतलब बहुविकल्पी के रूप में रहेंगे। इस तरीके से दिया रहेगा, ये संधि दिया रहेगा। संधि के बाद आ जाते हैं संधि एवं विभक्ति। देखिए संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान कीजिए।
2 अंक की रहेगी, कोई भी एक विभक्ति दे दी जाएगी। देखिए इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप लोग एक जो होता है पठ धातु ध्यान दिए होंगे, पठ धातु अगर उसको आप लोग सही से एक बार पढ़ लेंगे, उसमें 5 होते हैं, अगर सही से पढ़ लेंगे तो बाकी कोई भी होगा आप लोग उसका उत्तर दे देंगे। इसके साथ ही एक बालक का रूप अगर याद कर लेंगे तो उसका भी सब सेम ही रहता है एक ही जैसा, तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण में आएगा शब्द योग में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जैसे कंधा और हिस्सा। देखिए जैसे दिया गया है अंश अंश, तो अंश अंश का इसमें आप लोगों को अर्थ बताना रहेगा। जैसे पहले अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का क्या अर्थ होता है हिस्सा। तो इस तरीके से ये 2 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर के 2 रहेंगे ये हो गया। इसके बाद अब बचता है अनेकार्थी शब्द। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे, आस्तिक। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर कर लीजिए। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, एक वाक्य लिखा रहेगा उसे आप लोग सही व्यवस्थित करना रहेगा, वो आप लोग सिंपल होता है कर लेंगे। जैसे आ जाता है 12 नंबर है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें क्या पूछेगा, रस छंद अलंकार। अब देखिए जैसे रस है, रस में आप लोगों को कौन कौन सा रस पढ़ लेना है, श्रृंगार रस पढ़ लीजिए, करुण पढ़ लीजिए और हास्य पढ़ लीजिए। ये 3 पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई एक फंस जाएगा। अलंकार की अगर बात की जाए तो अलंकार में आप लोग 4 अलंकार पढ़ लीजिए, अनुप्रास पढ़ लीजिए, यमक, श्लेष और एक उपमा अलंकार। 4 में एक कन्फर्म में फंस जाएगा। अलंकार के बाद आ जाते हैं छंद पर। छंद में आप लोग पढ़ लीजिए चौपाई, दोहा और सोठा। ये सब विद्या से ही आप लोगों को पढ़ना है, अब ज़्यादा नहीं, बस समय कम बचा है। अब देखिए जैसे पत्र लेखन है, पत्र लेखन आया है 6 नंबर का, ठीक है। तो पत्र लेखन आप याद तो कर नहीं पाएंगे कि किस पर आ जाएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जैसे किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ये 2022 में भी पूछा गया है, 20 में भी, 17 में भी, 14 में भी। तो जैसे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ज़्यादा, उससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, वही फंस जाएगा। और अगर नहीं भी फंसा तो आप लोग मतलब इसको अपने से बना कर लिख सकते हैं। अब मेन आ जाते हैं निबंध पर। निबंध है 9 नंबर का। देखिए 9 नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्लस में 7। तो ये जो 2 नंबर दिया जाएगा, ये 2 नंबर आप लोग ये मान के चलिए कि प्रस्तावना पर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप लोग निबंध लिख रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट निबंध पर हम टिक कर दे रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत में अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। ये देखिए लगभग सभी पूछा गया है, तो आप लोग इसको करना कैसे है, देखिए जैसे अब निबंध कौन सा आएगा ये कंफर्म तो है नहीं, कोई भी एक आ सकता है। तो आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना जरूर लिखनी है, कोई भी हो प्रस्तावना लिखना है। और लास्ट में एक ये देखिए उपसंहार लिखा है ना, ये उपसंहार, शुरुआत में प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना में बस आप लोगों को ये लिखना है कि आगे जो आप लोग 1 पेज 1.5 पेज का जो निबंध लिखने वाले हैं पॉइंट आउट करके, उसमें आप लोग क्या लिखेंगे वही सिंपल शॉर्टकट में लिखा जाता है प्रस्तावना में। और लास्ट में उपसंहार में क्या लिखा जाता है, उपसंहार में लिखा जाता है जैसे भ्रष्टाचार के बारे में आपकी पर्सनल क्या राय है। उपसंहार का मतलब वही है कि उसमें आप अपनी राय दे दीजिए 3 से 4 लाइन में। तो इस तरीके से करना है, प्रस्तावना जरूर लिखना है, लास्ट में उपसंहार लिखना है। बीच में जैसे ये पॉइंट किया गया है, जैसे भ्रष्टाचार का अर्थ हो गया, भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार हो गया। अगर पॉइंट आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग इसे इस तरीके से स्टार बना के कर सकते हैं, मतलब प्रस्तावना लिख दीजिए, उसके बाद स्टार बनाकर आप लोग पॉइंट आउट करके लिखते रहिए, ठीक है।
हम निबंध नंबर वाइज बोल दे रहे हैं। इसके बाद 4 नंबर है वन संपदा। बेरोजगारी की समस्या 7 नंबर। 9 नंबर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। नंबर 12 है आतंकवाद। नंबर 14 है विज्ञान वरदान या अभिशाप। नंबर 15 है कंप्यूटर। नंबर 16 है लोकतंत्र और समाचार पत्र। देखिए जो बता रहे हैं इसको जरूर पढ़ना है, कोई भी आ सकते हैं। 18 नंबर है बढ़ती जनसंख्या रोजगार और समस्या। चौबीस नंबर है स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद लास्ट है 26 नंबर पर्यावरण सुरक्षा की महत्ता, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, ये चारों एक ही हैं, 22 में पूछे गए हैं, फिर से आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट विद्या। लास्ट में आप लोग मॉडल पेपर जरूर कम से कम 1 2 3 मतलब जितने भी कर सकें कम से कम एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करिए पेपर से पहले, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी करिए लेकिन कम से कम एक जरूर कर लीजिए। ठीक है।